नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। मित्रों, हम लोग RO 2021 के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र का डिस्कशन कर रहे थे, जो हमारे 2023 के RO प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में भूगोल वाला सेक्शन पूरा नहीं हो पाया था, तो उसी को आज हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अलास्का के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है। क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था। ठीक है, और कूट दिया गया है केवल एक, केवल दो, एक दो और दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। और एक चीज़ और, पेपर सॉल्व करते समय ये ध्यान रखना है, जहाँ इस तरीके के प्रश्न आएंगे और सपोज करिए अगर आपको मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तुक्का लगाना है, रिस्क लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जहाँ पे दोनों एक दो दिया रहेगा उसी पे जाइएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी के सही होने की रहती है। ठीक है, लेकिन ये तब अप्लाई करना है जब आपको प्रश्न के विषय में कुछ भी नहीं पता है तो। ठीक है, तब आप रिस्क ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन इसका, व्याख्या इसकी। अलास्का के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं। कथन 1 और 2 सही हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। इसे 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, ये भी सही है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूसी साम्राज्य से अलास्का का अधिग्रहण था। रूस ने 18 अक्टूबर 1867 को अलास्का का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरण कर दिया। अलास्का उत्तर अमेरिका के पश्चिमोत्तरी सीमा पर पश्चिमी संयुक्त राज्य में स्थित एक राज्य है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है लोकेशन कहाँ है अलास्का की, इसको मैपिंग में देख लीजिएगा। उत्तर अमेरिका के पश्चिमोत्तरी सीमा पर जो है पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन से दो राज्य भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2020-21 की रिपोर्ट है। अब जो है लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी आ गई है, तो उसको ध्यान में रखना है, उसको हमको देख लेना है। फिलहाल हम देख लेते हैं एक बार। खान मंत्रालय की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा व गुजरात दो राज्य में भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बॉक्साइट उत्पादन 2017 में 26.1 मिलियन टन से बढ़कर 2021 में 49.4 मिलियन टन हो जाएगा। 2017 से 21 के दौरान 17.5% की औसत वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा है, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पूछा गया है? गोदावरी नदी के डेल्टा पर। ठीक, ऑप्शन है कुंडापुर, हुन्नावर, मालपे, कोरिंगा। तो देखिए कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहली कौन सी है? पहली सबसे बड़ी नदी कावेरी है। ठीक है, कावेरी है, और दूसरी गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा की बात की जाएगी, दक्षिण की गंगा तो वो कावेरी होगी। ठीक है, और दक्षिण गंगा की बात की जाएगी तो वो गोदावरी होगी। ठीक है, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबकम पहाड़ी से होती है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? नस्ल बताना है। गाय, देवनी, बकरी, बर्बरी, भैंस, भदावरी, भेड़, गिर। तो देखिए भेड़, गिर यही सुमेलित नहीं है। गिर जो है भारतीय गाय की मूल नस्ल है। ठीक है, तो देवनी भी गाय की नस्ल है, बकरी की नस्ल बर्बरी है, भैंस की नस्ल भदावरी है और भेड़ की नस्ल मेरिनो, डोरपर आदि होती हैं। गिर जो है भारतीय मूल की गाय की नस्ल है, इसको हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
निम्न में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, देखिए मैपिंग करना कितना ज़रूरी है ये दिखा रहा है कि भूगोल में आधे से अधिक क्वेश्चन तो सही हो जाए अगर हम मैपिंग ठीक से कर लें। बहुत जल्दी ही हम आपको भारत और विश्व की प्रमुख क्षेत्रों की जो है प्रमुख मोटे मोटे जो तथ्य हैं उनकी मैपिंग आपको यूट्यूब पे करवा देंगे। ठीक है, देखिए लातविया और पोलैंड, लातविया और रूस, स्वीडन और रूस, स्वीडन और नॉर्वे। तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी है। ठीक है, कौन कौन से हैं? डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, रूस है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, ठीक है, पोलैंड और जर्मनी है। तो ये थोड़ा मैपिंग कर लीजिए, इसकी कोई ट्रिक भी बना लीजिए। ठीक, अंग्रेजी के अक्षरों से ट्रिक बहुत अच्छी बनती है। देखिए जैसे आप लिख लीजिए डेनमार्क, डी हो गया, यस हो गया, एफ हो गया, डी एस एफ, आर ए एल एल, आर ए एल एल, पी जे, पी जे या पी जी, पी जी। यही इतना अगर आप याद कर लेंगे तो इसी से जान लीजिए आपकी ट्रिक तैयार होगी। डी एस एफ, आर ए एल एल पी जी, डी एस एफ, आर ए एल एल पी जी, ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश हैं। ठीक है, डी एस एफ, आर ए एल एल पी जी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, मुझे तभी याद हो गया, डी एस एफ, आर ए एल एल पी जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह झील 4 देशों से घिरी हुई है, यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है, तो ये बताना है किसके विषय में है? विक्टोरिया झील के विषय में। तो इसमें से दोनों भी कथन सही नहीं है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इससे बड़ी जो 2 मीठे पानी की झीलें हैं वो आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, विक्टोरिया झील से बड़ी जो 2 मीठे पानी की झीलें विश्व में हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। यह झील विषुवत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील 3 देशों की सीमा से घिरी है। ठीक है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। विक्टोरिया झील से लगे देश कौन है? केन्या, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, केटीयू, केन्या, तंजानिया, युगांडा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र मीठे पानी की झील है जो भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वन आच्छादित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, हल्के बिल्कुल मत लीजिएगा इसको। तो कितने राज्य हैं जहां 33% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? ऐसे 17 राज्य हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जनवरी 2022 में केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार 17 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ठीक है, 17 राज्य में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? किसी राज्य में स्थित है। कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में? देखिए ये किस राज्य में दिया गया है, तो देखिए त्सो मोरिरी झील भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चांगथंग पठार पर स्थित है, एक प्राकृतिक झील है। यह 4522 मीटर पर स्थित है। यहाँ देना चाहिए था इनको किसी राज्य में स्थित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, यह झील रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में संरक्षित है। पॉइंट केलेमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। होकेरा आर्द्रभूमि उलर झील, ये सभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित रामसर भूमि स्थल हैं। ठीक है, उपयुक्त चारों स्थान रामसर आर्द्रभूमि स्थल संरक्षित हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित था, इसको इन्होंने सही से पूछा नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग,
तो आप जानते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होगा वो स्थल पे होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र इसमें शामिल नहीं होगा। पर्वत भी स्थल पे होता है, निम्न स्थल भी स्थल पे ही होगा, अर्ध शुष्क भी जो होगा वो स्थल पे ही होगा, ठीक है। तो देखिए एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग है पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वह पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो भूमि पर पाए जाते हैं। उदाहरणों में टुंडा, टैगा, समशीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, घास के मैदान और रेगिस्तान शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है ये बताना है। कावेरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। देखिए ये क्वेश्चन देखने से ये पता चल रहा है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, यानी उन नदियों में भी कंपैरिजन किया जा सकता है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र या सिंधु से हटकर हैं। तो ये सभी जो मुख्य नदियां हैं उनका बेसिन क्षेत्र कितना है ये हमको याद कर लेना चाहिए। देखिए निम्न में से महानदी घाटिन बेसिन का क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। इसका बेसिन कितना है कि 1,41,589 वर्ग किलोमीटर। यह नदी 5 राज्यों, महानदी 5 राज्यों से बहती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। वह क्षेत्र जहाँ से नदी और उसकी सहायक नदियों का जल प्रवाहित होता है उसे नदी द्रोणी या नदी बेसिन कहा जाता है। भारतीय जल आयोग द्वारा 10 बड़ी नदी बेसिन हैं। गंगा नदी बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, ठीक है। तो ये तो महानदी का बेसिन दिया गया है। आप लोग हमको कमेंट करके कावेरी नदी बेसिन कितना है, नर्मदा का कितना है और ताप्ती का कितना है ये बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं, तो ये आप कई बार पढ़े हैं, इसको राइजोम कहते हैं, ठीक है। सलकंद, हल्दी, अदरक तने के उदाहरण हैं। ट्यूबर कंद के तने के उदाहरण हैं, ठीक है। ट्यूबर जो है ये कंद के तने के उदाहरण हैं। कार्म बल्बो कंद या बुलबोटर एक छोटा ऊर्ध्वाधर सूजा हुआ भूमिगत प्लांट स्टेम है, ठीक। तो ये राइजोम तने के उदाहरण हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? ठीक है, ये बहुत ग्वादर बंदरगाह बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है। भूस बंदरगाह से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे योजना का मुख्य भाग है और इसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड समुद्री सिल्क रोड परियोजना के बीच एक लिंक माना जा रहा है। नोट सभी विकल्पों में एक या दोनों देश मध्य पूर्व का हिस्सा है, ठीक है। तो ग्वादर बंदरगाह कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या जो है मध्य प्रदेश में है। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा एमपी में है और वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। कुल 96 वन्यजीव अभ्यारण्य वहाँ पे हैं। भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से कथन सही है? यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह चोटी 7500 मीटर से अधिक ऊंची है, ठीक है। तो इसमें केवल पहला कथन सही है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कथन, त्रिशूल पर्वत हिमालय की 3 चोटियों के समूह का नाम है जो पश्चिमी कुमाऊं में स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य के मध्य बागेश्वर जिले के निकट है। ये नंदा देवी पर्वत से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस शिखर की ऊंचाई 7120 मीटर है। अगला क्वेश्चन,
ये करंट अफेयर्स से दिया गया है, तो करंट अफेयर्स अब हमारे काम का तो वैसे तो है नहीं, लेकिन ये देख लिया जाता है क्वेश्चन केवल कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा गया दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। तो ये 2023 के संदर्भ में अगर ऐसा कोई है तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान रखना है। नवंबर 2021 में इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए अहमद नसर अल रईसी निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ठीक है, तो ये यूएई से हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन राग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो ये हैदराबाद में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के विषय में घोषित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 2022 को सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भूटान ने दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रग गायल्पो दिया। तो ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला था, तो इसमें भारत सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आप युवा महोत्सव 2023 के विषय में क्या क्या मुख्य तथ्य हैं, कहाँ इसका आयोजन हुआ था, कैसे क्या महत्वपूर्ण बातें हुई थी, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुए सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसमें फिलीपींस शामिल नहीं था, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल थे। तो ये सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2023 सी ड्रैगन युद्धाभ्यास 2023 में कौन कौन से देश शामिल थे और कहाँ हुआ था, ये आप हमको बताएंगे कमेंट करके। दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए। तो इसमें भारत, नेपाल और मालदीव शामिल हुए थे। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग से है ये। मैट, सेट, टेट को क्रमशः 52, 76 और 80 से कूट किया जाए तो पेट का कूट क्या होगा। ठीक है, तो मैट का देखिए कूट 13 है, ई का 5 है और टी का 20 है, तो इसको जोड़ने से क्या बन रहा है, 52 बन रहा है। ठीक है, 13 चौके 52 बना है। ठीक है, 13 चौके 52 और 13 5 18, 20 5 25, 10 35 3 38, 13 मेट को 52 लिखा गया है, तो 13 चौके 52 हो रहा है। ठीक है, 13 चौका 52 हो रहा है। ईटी सभी में समान है, मतलब ईटी सभी में समान है, ये हमको देखना है। तो ईटी का 5 है और टी का 20 है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ, यस एटी, यस ईटी, तो यहाँ यस का कोड 19 है। ठीक है, तो 19 चौक 76, यानी जो पहले का कोड है उसको 4 से गुणा करवा लिया गया है। टी का कोड 20 है, 4 से गुणा करवाया गया है तो 80 आया है। इसी प्रकार पेट में पी का कोड 16 होगा, 4 से गुणा करवाएंगे तो 64 आएगा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2021 का अंतिम दिन क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या फैक्ट दिया गया है, जो वर्ष का प्रथम दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन होता है। 1 जनवरी 2022 का प्रथम दिन बुधवार है तो अंतिम दिन भी बुधवार होना चाहिए, लेकिन फरवरी 29 दिन का होने के कारण अंतिम दिन बृहस्पतिवार होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फरवरी क्या थी, 29 दिन की थी।
1 जनवरी 2021 को शुक्रवार होगा, तो इस वर्ष का अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच कितनी बार 29 तारीख पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या मेथड है। 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2027 के बीच 29 की तारीख संख्या 1 जनवरी 2022, 11, 2023, 11, 2024, 12 लीप वर्ष इसमें आएंगे 2024 में। ठीक है, और 2025 में भी 11 आएगा, 2026 में 11 आएगा, और 1 जनवरी 2027 में एक भी नहीं आएगा। तो यानी कि कुल अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 56। ठीक है, तो 56 बार जो है 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 के बीच 29 तारीख जो है 56 बार पड़ेगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार चाप किससे संबंधित है, क्षेत्रफल, जीवा, परिधि या खंड से। ठीक है, तो ये किससे संबंधित होगा, परिधि से। जिस प्रकार भाग संपूर्ण से संबंधित है उसी प्रकार चाप जो होगा ये परिधि से संबंधित होगा। वृत्त की परिधि के किसी एक छोटे भाग को चाप कहते हैं। दूसरे शब्दों में चाप वृत्त पर कोई दो बिंदु लेने पर वह भागों में बंट जाता है, जिसे प्रत्येक भाग को वृत्त चाप कहते हैं। वृत्त का वह भाग जो एक जीवा एवं चाप से घिरा हो वृत्तखंड कहलाता है। किसी वृत्त की जीवा वह सरल रेखा है जिसके दोनों सिरे उस वृत्त की परिधि पर स्थित हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि 44 गुणे 75 बराबर 7.454 7.454 और 83 गुणे 74 बराबर 73.48, इन्हीं मतलब जो डिजिट हैं इन्हीं में आपस में हेर फेर किया गया कुल मिला के, और 55 गुणे 48 बराबर 45.85। ठीक है, तो 14 गुणे 45 क्या होगा, देखिए 44 गुणे 75 बराबर क्या आया है, 7454 आया है। ठीक, 83 गुणे, यहाँ दशमलव नहीं है, ये इन्होंने गलत लिखा है, 7454 आया इसमें। 83 गुणे 74 बराबर 8374। तो देखिए 8 और 4 को आपस में बदला गया है और 3 और 7 को आपस में बदला गया है। ठीक है, तो 3 और 7 को बदल के 7 3, 8 और 4 को बदल के 4 8। उसी प्रकार 1 और 5 को बदल करके 5 1 कर देंगे, 4 और 4 को बदल करके 4 4, तो 44 51 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह का स्थान लेगा। वॉच को 110 लिखा गया, तो टाइम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोडिंग की गई है, वॉच का कोड 110 है, तो 23 1 20 3 H सबको मतलब जोड़ा गया है और उसके बाद 2 से गुणा करवाया गया है। ठीक है, तो 110 आया है। उसी प्रकार टाइम के कोड जोड़ा जाएगा 47 आएगा, फिर 2 से गुणा करवाएंगे 94 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लड़कों की एक पंक्ति में सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, पीछे से 9वें स्थान है, रमेश आगे से 8वें स्थान पर है, रोहित उन दोनों के बीच में है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए सोहन प्रारंभ से 9वें स्थान पर है। ठीक है, सोहन प्रारंभ से 9वें स्थान पर है मतलब पीछे से, और रमेश आगे से 8वें स्थान पर है, तो रमेश का आगे से 8वां स्थान है। हाँ देखिए, रमेश इधर से जो है 8वें स्थान पर है और सोहन इधर से 9वें स्थान पर है। ठीक है, तो 5 1 6 1 7 1 8 यहाँ पे आ गया, यहाँ 8 लड़के हैं, और यहाँ 6 1 7 1 8 9 आ गया। तो न्यूनतम लड़कों की संख्या क्या हो सकती है, 5 प्लस सोहन है। ठीक है, सोहन के पहले मतलब 5 प्लस सोहन है। ठीक, क्योंकि वो 9वां स्थान है। 1 मिनट देखिए, इसमें सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है और रमेश आगे से 8वें स्थान पर है, यानी कि 1 2 3 4 5
6 7 8, यहाँ पे कौन होगा? सोहन होगा। ठीक है, और आगे क्या दिया गया है? रमेश, सॉरी यहाँ रमेश होगा, रमेश आगे से 8वें स्थान पर है। ठीक, और सोहन पीछे से 9वें स्थान पर है, पीछे से 9वें स्थान पर। और क्या कह रहा है? रोहित उन दोनों के बीच में खड़ा है, रोहित उन दोनों के बीच में खड़ा है। तो बीच में रोहित यानी यहाँ पे रोहित हो गया। ठीक है, और यहाँ पे तो फिर ये किसका स्थान आ गया? लड़कों की पंक्ति में खड़े 8वें स्थान पर रमेश था ना, यहाँ रमेश था, तो यहाँ पे क्या आ गया? सोहन आ गया। और इधर से 9वां स्थान है। ठीक है, इधर से यहाँ पे सोहन आया और ये स्थान इधर से 9वां है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी टोटल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? टोटल इधर से 8 लड़के थे और इधर से 9, दोनों में यही 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, तो कितने हो गए टोटल लड़के? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये थे। ठीक है, 8 9 5 7 9 10 11 12 13 14 लड़के न्यूनतम आएंगे। ठीक है, हम तो भाई ऐसे सॉल्व करते हैं, हम इन लोगों की ट्रिक नहीं लगाते हैं। अगर इसको गिन लेंगे, देखिए इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया कौन? रमेश आ गया, यहाँ पे रमेश आ गया। और इधर से 9वां था, बीच में एक लड़का रोहित खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे रोहित आ गया और यहाँ पे सोहन आ गया, और सोहन का इधर से 9वां स्थान था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इधर से 9वां स्थान था, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इतने लड़के और आ गए। ठीक, तो इतने लड़के और आ गए यहाँ से, तो इनके बाद 2 थे, 2 का नंबर यहाँ से काट दीजिए। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया। ठीक, समझे? अगला क्वेश्चन हम लोगों का है विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या, ठीक है, 5 6 5 21 3 3 3 त्रिका 9 पचम 25। हाँ सही है। देखिए 6 पंचे 30, 6 का 5 से गुणा करवाएंगे, 6 पंचे 30 माइनस पचम 25 हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से 10 तियाँ 30 माइनस 10 तियाँ 30 माइनस 3 त्रिका 9। ठीक है, 6 पंचे 30 और 5 माइनस 5 कर लिए हैं। ठीक है, तो 6 पंचे 30 माइनस 5 माइनस 5 पचम 25, 30 में से 25 जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 10 तियाँ 30 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 30 में से 9 जाएगा तो 21 आ जाएगा। इसी तरीके से 11 चौक 44 और 4 चौक 16, 44 में से 16 घटाएंगे तो 28 आ जाएगा यहाँ पे। समझे? अगला क्वेश्चन हमारा निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या सारणी में ज्ञात करना है। देखिए क्या है, 3 4 6 8 x 14 3 8 24, 8 3 11 7 18, 14 6 20 4 24, 14 9 4 13, 7 20, 10 4 14 6 20। देखिए 8 3 11 7 18 हो रहा है। ठीक है, और 14 6 20 और 4 24 हो रहा है, और 10 4 14 6 20 हो रहा, 7 6 नहीं, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूनी 8,
3 दूना 6, 9 दूनी 18, 6 2 8। हाँ सही है, 3 दूना 6 हो रहा है और 9 दूनी 18 हो रहा है। ठीक है, 9 दूनी 18 और उसके बाद 6 2 8 हो जा रहा है। 3 दूना 6 यानी 3 का 2 से गुणा करवाए और 9 का 2 से गुणा करवाए। ठीक, और उसके बाद इसको जोड़ दिए। इसी प्रकार 4 का 6 दूना 12। चलिए ये रीजनिंग थोड़ा सा समझ के आपको हम बताएंगे, दिमाग में अभी नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी स्पेशल से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये कहाँ स्थित नहीं है? गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाला ही सुमेलित नहीं होगा क्योंकि ये वाराणसी में है, गोरखपुर में नहीं है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। ठीक है, तो जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में और सब्जी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, बताया ही गया, वाराणसी में स्थित है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको अच्छे से लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ऐसे ही कंफ्यूजन होगा पेपर में और टाइम लॉस होगा। ठीक है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखते हैं। देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अग्रणी पौध शोध प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना 1959 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अपने अनुसंधान मुख्यालय के साथ की गई थी। यह जैविक और रासायनिक विज्ञान और औषधीय और सुगंधित पौधों के किसानों और उद्यमिता के लिए प्रौद्योगिकी और सेवाओं का विस्तार करने में उच्च गुणवत्ता अनुसंधान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना प्रायोजित की गई, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपी डास्प विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग 170 विकास खंडों में कार्य किया जा रहा है। कितने? 170। ठीक है, यह योजना से किसानों में कम पानी से अधिक फसल हासिल करने के प्रति चेतना आई है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये प्रायोजित योजना है? विश्व बैंक द्वारा। इम्पोर्टेंट है ये। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो आप हमें बताएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? आप कमेंट करके हमको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, अयोध्या मतलब सभी जैन तीर्थंकर दिए गए हैं, इनका किसका कौन सा स्थान है? तो श्रावस्ती से संभवनाथ संबंधित थे, काकंदी से सुविधानाथ संबंधित थे, अयोध्या से ऋषभनाथ संबंधित थे, कौशाम्बी से पद्म प्रभु संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2017 में हुई थी। बहुत बार इसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, घास और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है, गन्ना संस्थान जो है ये कहाँ है? मेरठ में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो सहारिया जनजाति नहीं पाई जाती, चेरो, गोंड और खरवार पाए जाते हैं। देखिए, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या 1.09% उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? 0.6% है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या गोंड जनजाति की पाई जाती। किसकी? गोंड। और भारत में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन जनजाति पाई जाती है? भील। इसको ध्यान रखिएगा। खरवार, चेरो, गोंड
अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में पाई जाती है। सहारिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? ललितपुर में। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? जोनाथन पैरी हैं। ठीक है, तो प्रमुख चर्चित पुस्तकें जो हाल फिलहाल में हैं इनको भी हमें तैयार रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देवा शरीफ का मेला जो है ये बाराबंकी में लगता है, बाराबंकी में, तो यही सही सुमेलित नहीं है। बटेश्वर आगरा में लगता सही है, देवा शरीफ बाराबंकी में, सकिनसा फर्रुखाबाद में और किला जो है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और ये 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये तो यूपी स्पेशल का क्वेश्चन था। अब कुछ जो है विविध क्वेश्चन दिए गए हैं। विविध में देखिए, विविध की योजनाओं और करंट के क्वेश्चन हैं, तो इनको सोच रहे हैं अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तब भी मज़ा नहीं आता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर हमको बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, अब एक वीडियो इसका और आएगा जल्दी से, उसी में ये पूरा समाप्त हो जाएगा 2021 का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र। इसके बाद फिर हम लोग सीधे 2017 के प्रश्न पत्रों पर चलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें अच्छे से। धन्यवाद।